सूबों से मुराद यहाँ मुझे लगता है कि 4 सूबे हैं, और कौमों से मुराद उन सूबों में बसने वाली कौमें हैं, और मीडिया से मुराद कौमी मीडिया नहीं है, उन सूबों के अंदर उन कौमों का मीडिया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद कौमी मीडिया में हमारे सूबे और हमारी कौमों की कितनी नुमाइंदगी होती है, उनके इश्यूज़ की है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद वो हो, लेकिन ये भी ठीक है। तो आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करें, मैं उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करता हूं, और सलीम साफ़ी जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग लड़ाएंगे। ठीक है, ये तो फिर पीडीएम की हुकूमत बन गई। तो वही है ना हुकूमत। सिंधी में हम कहते हैं वना वना जी काठी। अच्छा, मैं चूँकि मेरा झुकाव इस वक्त ये है कि वैसे भी जो कौमियती मीडिया है या सूबों के अंदर रहने वाली कौमों का मीडिया है, उसके बारे में 75 साल में कम ही बात होती है, और अगर बात भी होती है तो ऐसा लगता है जैसे हम उन पे एहसान कर रहे हैं। हालांकि अभी मैं आने से पहले जब मैं देख रहा था, उर्दू जर्नलिज़म या हिंदुस्तानी कह लें, वो बरसग़ीर में 1830 की दहाई में शुरू हुआ था। जामे जहां नुमा अखबार जो है वो 1834-35 में शाया हुआ था। कहने का मकसद ये है कि ये कौमियतें जिन्हें हम पैट्रनाइज़ कर रहे हैं कॉलोनियल अंदाज में पिछले 7 दहाइयों से, ये बच्चे नहीं थे। इंगली पकड़ के हम जो सरपरस्ती के अंदाज में हम इन्हें चलाने की कोशिश कर रहे थे रोज़े अव्वल से, ऐसा नहीं था। ये बालिग कौमियतें थीं, इन्होंने बिला अपनी रज़ा और रग़बत के साथ इस नए मुल्क में शमूलियत इख्तियार की थी, और इनका एक मीडिया का माजी इनके साथ चल रहा था। लेकिन अचानक से फिर हमें पता चला कि ना सिर्फ सरहदें बदलीं, मुल्क बदला, हालात भी बदल गए, सियासत भी बदल गई, और हम ये फ़र्ज़ करने लगे आहिस्ता आहिस्ता अपने निसाब के ज़रिए या गुफ्तगू के ज़रिए या असम्बली की तकारीर अगर उठा के देखें कि जैसे 14 अगस्त से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, उस तरह से जिस तरह 14 अगस्त के बाद बनना शुरू हुआ है। ये बिल्कुल वही अप्रोच है जैसे नॉर्थ अमेरिका में कुछ भी नहीं था जब तक कोलंबस नहीं पहुँचा था, या बाकी जो मिसालें हैं वो मैं देना नहीं चाहता, उससे इश्तियाल फैल सकता है। हालांकि 2-3 मिसालें हैं हमारे सामने। उन्होंने भी यही समझा था कि उससे पहले यहाँ किसी कौम का वजूद नहीं था। तो अच्छा, वो तो कॉलोनियल सिलसिला था, वो समझ में आता है कि वो मिटाना चाहते थे उनकी शनाख्त, उन्हें बर्बाद करना चाहते थे। हम तो अपनी रज़ा से, मर्ज़ी से एक नई फेडरेशन बना रहे थे। हमारे पास तो ज़्यादा मौक़े होने चाहिए थे, जैसे सो कॉल्ड वर्निकुलर मीडिया या मकामी मीडिया, जो मैं नहीं मानता, कौमी मीडिया मैं उसे कहता हूँ, उसको मज़ीद फलने फूलने का मौक़े मिलने चाहिए थे, ताकि उन्हें भी एहसास होता कि यार आज़ादी से पहले जो हम थे, आज़ादी के बाद उससे बेहतर हो गए हैं। लेकिन यहाँ हमें एक कंबल बुना गया, और उस कंबल के नीचे हर चीज़ छुपाने की कोशिश की गई। गुलदस्ते की मुझे जो डेफिनेशन बताई जाती है वो ये है कि गुलदस्ते में हर तरह का फूल होता है। यहाँ पहले दिन से एक गुलदस्ता बनाया गया जिसमें सिर्फ गुलाब था, उसे कह रहे थे कि इसे गुलदस्ता कहो। अरे भाई, ऐसे कैसे गुलदस्ता कहें? यह सिर्फ चमेली का गुलदस्ता तो नहीं हो सकता। तो ये मेरे है टेक। और आज भी मुझे लगता है कि एक पैटर्नाइजिंग रवैया है, हालांकि वो पूरा का पूरा बालिग मीडिया है, उनके चैनल्स हैं, उनके अखबारात हैं, उनके रसायल हैं, और वो बाज़ स्टोरीज़ में वो लीड करते हैं, वो ब्रेक करते हैं, वो मतलब किसी तौर पे भी सो कॉल्ड जो नेशनल मीडिया हमारा कहलाता है उससे कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक सवालिया निशान रहता है कि जी ये कौमी मीडिया है और ये कौमी मीडिया नहीं है। तो इस कॉम्प्लेक्स से हम मीडिया पर्सन खुद पहले कैसे निकल सकते हैं, और उसके बाद जो हमें सुनने या हमें पढ़ने वाले उनको इस कॉम्प्लेक्स से कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से मेरा ख्याल है कि अगर शुरू कर दें तो, अगर आप इत्तफाक करते हैं मेरे तीसरे से तो ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है बोसर साहब आपने अच्छा अहाता कर लिया जो हमारी इस वक्त जो हालात हैं सूबों, ज़बानों, कौमों के हवाले से। मेरा ये हमेशा बिलीफ रहा है कि पाकिस्तान सूबों ने बनाया, पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए। और उसमें बिल्कुल जब आप इब्तदा में ही आप देख लें, हमारा मसला जब शुरू होता है
कि एक आपने रियासत कार्व की कि जी मुसलमान जो हैं साउथ एशिया के उनको एक अलग मुल्क चाहिए, तो आपने नेशन बिल्डिंग करनी थी क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़बानों की कौमें यहाँ बसती हैं। और मसला हमारा शुरू हो गया जब हमने बंगाल को डिनाई किया कि जी के बंगाली ज़बान को वो दर्जा नहीं मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए, गो कि उनकी बड़ी जद्दोजहद थी। मैं आज से कोई 10-12 साल पहले जब ढाका गया और वहाँ पे प्रोफेसर से मेरी बात हुई, उन प्रोफेसर से जिन्होंने 1971 का ऑपरेशन अपनी आँखों से देखा, अपने असातिज़ा अपने शागिर्दों को कत्ल होते देखा, तो वहाँ पे एक शहदा की जो यादगार है वहाँ पे मैं उनके साथ गया और मैं उस पर बंगाली में नाम लिखे हुए थे उन लोगों के जो फ़ौजी ऑपरेशन में मारे गए। तो वो बंगाली में पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि ये 71 के बाद ये 40th एनिवर्सरी थी बांग्लादेश के बनने की, और मैं गया एज ए स्टूडेंट, एज अ BBC के लिए एक डॉक्यूमेंट्री करने, समझने के लिए इस सारे मामले को। और उन्होंने कहा कि जी ये इसके बराबर में ही एक और मॉन्यूमेंट है। उन्होंने कहा ये आप जानते हैं क्या? मैंने कहा नहीं। इन्होंने कहा ये जो 52 में जो लैंग्वेज राइट्स हुए थे, ये उसकी याद में हमने यहाँ पे तामीर की थी जब जना साहब ने कहा कि जी कि उर्दू एंड उर्दू अलोन विल बी द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो हमने कहा कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, लड़े पाकिस्तान के लिए, ये कैसे हमें डिनाई कर रहे हैं? तो कह उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे ये बनाया था। फिर जब 71 में ऑपरेशन हुआ और जब फ़ौज आई बाहर से और उन्होंने आके जो भी वहाँ पे किया, तो सबसे पहले आके उन्होंने ये जो मॉन्यूमेंट थी सबसे पहले इसको गिराया और उसकी जगह उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद बना दी। और उन्होंने कहा कि ये मुल्क जो है ये इस्लाम के नाम पे बना है, तो हम हर जगह चाहेंगे कि वो सिंबल जो है वो प्रमोट हो, आपकी अपनी शनाख्त जो है वो उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। तो हमने जो कुछ भी किया मशरक़ी पाकिस्तान में, जो भी हमारी गलतियाँ थीं, मुल्क दो लख्त हो गया। और उसी दिन बाज़ हमारे दानिश्वर ये भी कहते हैं और शायद बजा कहते हैं कि हमारा जो नज़रिया था इस मुल्क बनाने का वो भी एक तरह से दफन हो गया कि हिंदू और मुस्लिम की बुनियाद पे हम बाउंड्रीज़ बनाएंगे, क्योंकि उस पूरे वाक़े ने दिखाया कि नहीं, इंसान की जो शनाख्त है उसमें उसकी ज़बान का, उसकी तारीख़ का, उसके तमद्दुन का बड़ा अहम किरदार है, जिसे हमने डिनाई किया। सो जो बाकी पाकिस्तान बचा उसमें हमने देखा कि ये जो नेशन बिल्डिंग की एक्सरसाइज थी उसमें कौमी शनाख्त को दबाया गया और वफाक ने तय किया कि कल्चर क्या होगा, हमारा कौमी कल्चर क्या होगा, हमारा TV ड्रामे कौन से चलेंगे, कौन से एक्टर जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, कौन से नहीं हैं। और ये हम दहाइयों से हम देखते आए। तो जब PTV का ज़माना था और हम छोटे थे तो हम देखते थे शाम को हम यहाँ पे नाटक रंग एक आता था जिसमें आधे घंटे का एक होता था जिसमें सिंधी एक्टर्स और सिंधी ज़बान में वो होता था। बच्चों का एक प्रोग्राम था रोशन तारा, वो होता था। और मुझे याद है कि हम चूँकि कराची में पले बड़े हैं, जब हम वो देखते थे आधा घंटा नेशनल मीडिया पे, तो हमें ये एक एहसास होता था कि यार जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मैं ज़बान अपने घर में बोलता हूँ, वो कहीं पे रिफ़्लेक्ट हो रही है। क्योंकि बाहर हम उर्दू बोलते थे, हमारे हमसाए भी हम उर्दू बोलते थे, इसलिए हमें लगता था कि हमारी घर की शनाख्त कुछ और है और बाहर की शनाख्त कुछ और है। फिर चलें जी, वो ज़माना गुज़रा और हमारे पास ये फ्री मीडिया, ये जो निजी चैनल आ गए। मैंने जब सहाफ़त शुरू की यहाँ कराची में, तो ये अब मैं अक्सर ये बातें सुनता हूँ कि जी के हमारा जो, क्योंकि कराची सिंध की एक अपनी डायनामिक्स हैं, अर्बन मीडिया और जो हमारा सिंधी मीडिया है, बाज़ एलिगेशंस हैं कि जी उसमें बड़ा तासुब है, और जो हमारा उर्दू मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो बाकी इलाकों, बाकी सूबे के इश्यूज़ को कवर नहीं करता। तो मैं जब रिफ़्लेक्ट करता हूँ, मैंने ज़्यादातर अंग्रेज़ी अखबारों में काम किया, द न्यूज़ में और डॉन में, तो मुझे ये तो लगा कि जो हमारे शहर के लोग हैं वो शहर के इश्यूज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। और जब जब मैंने कोशिश की कि हमारे सिंध के बाकी जो कल्चरल इश्यूज़ हैं, समाजी इश्यूज़ हैं, उन पर हम बात करें, तो एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ, डाकू राज पे बात करनी है तो स्टोरी छप जाएगी, कारोकारी पे बात करनी है स्टोरी छप जाएगी। लेकिन हमारे जो उस माशरे के, उस समाज के जो बाकी इश्यूज़ हैं, उससे शहर के लोगों को कोई ख़ास कंसर्न नहीं थी, क्योंकि वो उससे रिलेट नहीं कर पाते। अब उसमें वो तासुब का आंसर था या वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, ये मैं नहीं कह सकता। आज भी हम देखते हैं वक्तन फ़वक्तन हमारे जो हैदराबाद के हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं अगर हमारे मुंह से गलती से भी निकल जाए कि जी कराची और अंदरून सिंध, तो वो कहते हैं अंदरून सिंध का क्या है, ये अंदरून सिंध क्या होता है, और पूरा सिंध है, ये कराची भी सिंध है।
मानते हैं हम ये बात, लेकिन ये जो शिकायत होती है उसकी जो रूट है वो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है कि अगर सिंधी समाज की नुमाइंदगी नहीं होती आपके मीडिया पे, और सिर्फ न्यूज़ मीडिया में नहीं, हम वैसे भी कल्चर की बात कर रहे हैं, फिल्म्स की बात कर लें, वैसे भी बात कर लें, तो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन होता है कि क्यों आपने हमारी जो शनाख्त है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, इसको हम सिंधी इसके साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। पश्तो मीडिया का भी सिंधी से ज़्यादा बुरा हाल है। बलोची मीडिया तो नॉन एग्जिस्टेंट है ऑलमोस्ट, बल्कि अब तो ये है कि अगर बलोची ज़बान में तुर्बत में कोई किताब नज़र आ जाए तो उसे वतन दुश्मनी के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये पढ़े बगैर के बिल्कुल इस बिल्कुल किताब में क्या है। मतलब मैं सिंध की तो एज एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बलूचिस्तान को अगर आप देख लें, जैसे आपने बात की, वो एक वश चैनल है ना, वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे जब भी आपकी बात होगी आपको अंदाज़ा होगा कि कितने प्रेशर में वो काम करते हैं। अच्छा। मैं अपनी बात समझ लेता हूँ कि इस वक्त हमारा मौजूदा जो हमारा मीडिया है उसमें दो चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी है। एक तो वो कमर्शियल मीडिया है, और कमर्शियल मीडिया का मतलब है कि सब कुछ जो है वो एक बिज़नेस है। वो ये आवाम की खिदमत के लिए ये नहीं बना, इसका काम ये है कि उन्हें एड्स बेचने हैं। जो हमारे टीआरपी सिस्टम है, आप जानते हैं कि वो अर्बन शहरों में हैं, वो वहाँ से उनको एड्स मिलते हैं, इसलिए कराची की जो कवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इंटीरियर की या बस बलूचिस्तान की सिर्फ तब होगी जब सैलाब आ जाएगा, लोग मरेंगे, कोई आफत आ जाएगी, तब हम उनमें इंटरेस्टेड होंगे। तो एक तो ये कि वो कमर्शियल मीडिया है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए वो शहरों से बाहर नहीं निकलता। और दूसरा जो मैंने पहले बात की कि शुरू से जो हमारे वफाक का नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था कि हमें सूबाई कौमों की शनाख्त दबानी है और हमें एक कौमी शनाख्त उजागर करनी है नेशनल लेवल पे, वो जो सेंसरशिप थी, वो जो था, उसकी वजह से ये दबता रहा। पॉजिटिव नोट ये है कि पिछले चंद बरसों में हमने देखा है कि चाहे पीटीएम हो, हमारे बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट हों, यहाँ सिंध में हो, सराइकी दोस्त हों हमारे, उनकी आवाज़ उठ रही है। इस तरह के जो मेले हैं, महफिलें हैं, उसमें हमें उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है, एक रिकग्निशन मिलती है, जो कि मेरे लिए एक थोड़ी सी इसमें सिल्वर लाइनिंग है। थैंक यू। सलीम साफ़ी साहब, अच्छा, मैं हमसाया मुल्क कह देता हूँ, नाम नहीं लेता। एक हमसाया मुल्क, उसका अगर हम देखें सिलसिला, आज़ादी तो हमने एक ही दिन हासिल की, लेकिन उनकी जो कौमी ज़बान थी, दो थी ज़बानें उनकी, अंग्रेज़ी और हिंदी। अच्छा, उनकी सालमियत को कोई ख़तरा नहीं हुआ, और उसका नतीजा ये है कि आज जो सबसे ज़्यादा कसीरुल इशाअत अखबार है इंडिया में, वो एक तमिल अखबार है। और इसी तरह आप उनका जो करेंसी नोट देख लें तो उसमें आपको 20-25 ज़बानों में 1 रुपया या 2 रुपया लिखा हुआ मिलता है। हमने जो मुल्क लिया सिक्योर होने के लिए, लेकिन जिन्होंने ये मुल्क चलाना शुरू किया उनसे ज़्यादा इनसिक्योर मखलूक आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। अगर आप देखें, उन्हें साए से भी डर लगता था और डर लगता है, उन्हें सवाल से भी डर लगता था और डर लगता है। तो ये जो था, तो उन्होंने फिर वो एक कंबल बुनना शुरू किया अपनी मर्ज़ी का, जो कि तमाम साइज़ों में वो फिट करना चाहते थे, लेकिन वो साइज़ फिट नहीं हो सका। तो ट्रेजेडी क्या हुई कि, मतलब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ट्रेजेडी क्या हुई कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो उनके चलाने वाले थे उनको नहीं पता था कि आज़ादी वाली ममलिकत को कैसे चलाया जाता है। वो ग़ुलाम ममलिकत में ट्रेंड हुए थे बेसिकली। तो उसकी वजह से जो भी उन्होंने खुशनियती से किया, अच्छा भी किया, लेकिन वो उल्टा पड़ता चला गया, और जो एक खुशजनी थी वो बदजनी में तब्दील होती चली गई। हमें भी रस्सी भी सांप लगने लगी, और उसकी वजह से डिबेट आज यहाँ तक आ गई है। तो उनको हुक्मरानी का गुर नहीं मालूम था, उन्हें ये नहीं मालूम था कि एक आज़ाद स्टेट के तकाज़े क्या होते हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग का क्या मतलब होता है, या गड़बड़ कहीं और हुई है। उससे सब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका जो सवाल है उसका अगर मैं एक फ़िक्रे में जवाब देना चाहूँ तो वो तो यही हो सकता है कि हमें बज़ाहिर ग़ुलामी से तो हमने निजात पा ली, लेकिन मुल्क जिन लोगों के हाथ में रह गया वो ग़ुलामाना जहनीत के हामिल थे, और उनके जहनों पे खौफ तारी था जो आज तक तारी है।
तो ग़ुलामी से निजात के साथ बदकिस्मती से हमने या हमारे हुक्मरान तबके ने ग़ुलामाना ज़हनीत से निजात नहीं पाली। दूसरी बात, चलो पड़ोसी मुल्क के साथ तो बड़ी नज़ाकतें हैं, मैं भी उनका नाम नहीं लेता, लेकिन दोस्त मुल्क का नाम ले लेते हैं, अमेरिका का। अब अमेरिका में आप बेहतर जानते हैं, दोनों मुझसे ज़्यादा, वेस्ट को भी, कि वहाँ पे उनके साथ मैक्सिकन ज़ुबान भी चलती है, उनके साथ बहुत सारी और ज़ुबानें भी चलती, स्पेनिश, और बॉर्डर एरिया पे वो और उसको पलते पुलते का कोई मौका वो जाने नहीं देते। उसी न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर भी बाज़ जगहों पे कबाइल भी बसते हैं। अच्छा, मैं अब हैरान हो गया कि पिछले दिनों की जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह दोबारा अब इमारत तामीर हो रही थी, तो उसमें एक तुर्क मुसलमान ने केस किया था कि यहाँ पे एक मस्जिद भी थी, और उनकी अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया और दोबारा वो मस्जिद भी उन्होंने तामीर कर दी। अच्छा, उधर उनको कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मसलन अभी जॉन बोल्टन उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, आज रिटायर हो गया, और अगले महीने उसने किताब लिख ली और ट्रंप के साथ जो जो किस्से थे और जितने हसास मौज़ूआत थे वो सब कुछ लिख दिए, लेकिन उससे अमेरिका को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो वो कौमें ग़ुलामाना ज़हनीत से आज़ाद हैं। जो आपने बात की, एक तो ये है कि आपको तो शुरू से अहमद शाह साहब जैसे दोस्त मैसर आए थे, तो इसलिए बात समझने में आपको आसानी होती है, जल्दी समझ लेते हैं। मेरा उसके बावजूद बात समझने में आसानी होती है। नहीं, ये देखिए, एक बहरहाल आप लोगों को कंट्रीब्यूशन है कि मीडिया ने और अहले सियासत ने इस मुल्क को हर लिहाज से इतना पोलराइज़ किया और इतने बेढंगेपन पे लगा दिया कि आपको भी अपने प्रोग्राम का नाम ज़रा हट के रखना पड़ा। और ये अहमद शाह साहब और गोपांग साहब और ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये भी ज़रा हट के है। यानी जो सियासत में हो रहा है, जो सहाफ़त में हो रहा है, जिधर असल इश्यूज़ डिस्कस नहीं हो रहे हैं, और उन्होंने सब कुछ लोगों से बुला दिया है, तो मेरे ख़्याल में यही चीज़ें जो है ये इस मैदान के ज़रा हट के हैं। तो इतना आप अहमद शाह साहब और साफ़ी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हम ख़ुद को भी मतून करते रहते हैं कि हम ख़राब हैं, हमने ये किया वो किया, ये हम कर रहे हैं या एक प्रेस्क्राइब्ड मकान का नक्शा दे दिया गया है कि बस इसी तरह ये मकान बनेगा, ये नक्शा है, इसी के अंदर चलना है? अब ये मिलजुल के कर रहे हैं, हमसे करवाया भी गया और हमने खुद शहर दे लोग भी जालिम सन, लेकिन सानू मरण दा शौक भी सी, दोनों चीज़ें थी। और अब मसलन जो मैं मौजू समझा था, तो मौजू में ये समझा था कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, चलें आप उस पर आ जाएं, हाँ, उस पर आ जाएं, वो सूबों के साथ और छोटी कौमियतों के साथ और इस वफाक के तमाम इकाइयों के साथ, जिसमें मैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल कर रहा था, कि उनके साथ जो सलूक कर रहा है जी। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो अपनी बात को समझाने के लिए, ये सब पढ़े लिखे और अदब और मीडिया और किताब से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, तो मैं इनमें एक मुख्तसर सी वोटिंग कराता हूँ या सर्वे कराता हूँ। अच्छा, आप सब लोग मुझे बताएं, पंजाब के वज़ीर आला कौन है? हाथ उठा ले जिसको नाम आता है। अच्छा, ठीक। और मुझे आप में से कौन बलूचिस्तान के गवर्नर का नाम बता सकता है? कितने लोग हैं? अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला का नाम किन किन को याद है? किसी को नाम याद है? नहीं है? नहीं, वो तो गवर्नर है, वज़ीर आला का नाम क्या है? अच्छा, एक और सवाल मैं पूछता हूँ, इस वक्त पीटीआई की कहाँ कहाँ पे हुकूमत है? गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, और एक तीसरी जगह भी है, कोई बता सकता है? हाँ, आप बता दें।
हाँ आप बताएं। हाँ नहीं नहीं, वो तो अदालतों की दूसरी हुकूमत है ना, उनकी पता नहीं अपनी भी है या नहीं है जो सूबे में। अब देखे, ये हमारी मीडिया ने हमें नहीं बताया है, जिसका मैं हिस्सा हूँ और मैं भी इस गुनाह में शरीक हूँ, कि पीटीआई बलूचिस्तान में भी हुकूमत में है। उसद साहब मेरी तस्हीह कर लें, 2 वजारतें और डिप्टी स्पीकर वो पीटीआई के पास है। तो हमने आप लोगों को इतना बेखबर कर दिया है कि पंजाब के वज़ीर आला का तो आप लोगों को नाम याद है, जो अभी निगरान बना है, और गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनका नाम याद नहीं है। अच्छा, आपको अभी निगरान वज़ीर आला का नाम तो उसका याद होगा पंजाब का, लेकिन वहाँ पे आप इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और हम मीडिया वालों ने आज तक आपको ये ख़बर नहीं दी है कि भाई बलूचिस्तान की हुकूमत में पीटीआई भी शामिल है और 2 अहम वजारत है, एक माइंस की और एक एजुकेशन की, वो भी उनके पास है, और डिप्टी स्पीकर भी उनके पास है। और अच्छा, ये सब गैर मुज़िर ख़बरें हैं, इसमें जान माल इज़्ज़त को कोई ख़तरा नहीं होता। बाकी जो इन्होंने बात की, अगर मिसिंग पर्सन की बात हो, उसमें तो इन सब को ख़तरा भी होता है। अगर बाकी वहाँ के महरूमियों की बात हो तो उसमें उनको भी तो ख़तरा होता है। तो मैं समझता हूँ, ये जो आपने सर्वे किया, एक सवाल मैं भी तजवीज़ कर सकता हूँ इसी में? जी जी, आर्मी चीफ का नाम किस किस को पता है? आईएसआई चीफ का नाम किस किस को पता है? तो जिन लोगों का नाम पता होना चाहिए वो सबको पता है। अच्छा, वो सबको जो पता है। मैटर करते हैं ना, उसका नाम सबको पता है। बाकी ये गवर्नर शवर्नर वजीर आला ये तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, दूसरा मैं जो अर्ज़ करूँगा, और चूँकि मैं भी उसका हिस्सा हूँ, तो इस गुनाह में हम भी शरीक हैं और आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि ये जो मीडिया हमारा, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, इसने न सिर्फ ये कि इस रिपोर्टिंग के हवाले से, क्योंकि वो रेटिंग का पुजारी बन गया और सियासतदान वो वोटिंग का पुजारी है, जिस बेल्ट से ज़्यादा वोट मिलते हैं वो ये नहीं देखता कि कौन सा खित्ता उसकी पाकिस्तान बनाने में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वो ये नहीं देखता कि कौन सा खित्ता वो स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत की हैसियत रखता है, वो ये नहीं देखता कि इंसानियत के साथ सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई हो सकता है तो वो किसी को मिसिंग करना है। तो वो रेटिंग का ग़ुलाम बन गया। तो जब रेटिंग का ग़ुलाम बन गया तो उसमें एक तरफ वो इन छोटी कौमियतों और छोटे इलाक़ों जहाँ पे मीटर नहीं लगे हुए हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया का फ़ीडबैक नहीं आता, तो उधर के बड़े बड़े मसलों को वो इग्नोर कर देता है, उन सूबों के भी और उन इलाक़ों के भी। दूसरा, उनके कल्चर के, मसलन अब सिंधी कल्चर जितना रिच कल्चर है, अजरक तो उसकी एक निशानी है, लेकिन हमारा मीडिया अगर कभी बहुत जहमत करेगा भी तो अजरक और टोपी को ही उसने सिंधी कल्चर तक महदूद कर दिया है। हालांकि सिंध की जो तारीख़ है, सिंध की जो तहज़ीब है, सिंध के लोगों की जो खूबियाँ हैं, उनकी इस मुल्क को बनाने और संवारने में जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो फ़राख़दिली है, वो मीडिया पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, एक मिनट, एक बात मुझे अगर माफ़ी, दूसरा मीडिया ने ये जुर्म किया कि जो ख़ानदानी और जो बड़े बड़े सियासत के नाम थे, मोतबर नाम थे, लेकिन वो झगड़ नहीं सकते, वो लड़ नहीं सकते, वो बकवास नहीं कर सकते, वो गिरबान में हाथ नहीं डाल सकते, शो के दौरान वो नहीं कर सकते, उनको इग्नोर करके बड़ा आसान तरीका है, कोई आ जाएगा, ना आगे पता ना पीछे पता, कौसार मार्केट में 2-3 दिन वो किसी एंकर के साथ उठक बैठक कर लेता है, फिर किसी एजेंसी से सिफारिश कर लेता है, अगले दिन वो मीडिया टॉक शोज़ का हीरो होता है, वो बलूचिस्तान पे भी बात कर रहा होता है, वो सिंध पे भी बात कर रहा होता है, वो सिविल मिलिट्री रिलेशन पे भी बात कर रहा होता है, वो सियासत पे। दूसरा जुल्म ये किया। और आखिरी जुल्म जो इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया वो ये
कि इस मीडिया ने उस मीडिया को, जो असल मीडिया था जिसका औसत साहब ने जिक्र किया कि जो सिंध में भी था, जो सराइकी हिस्से में भी था, जो बलूचिस्तान में भी था, जो पख्तूनख्वा में भी था, उस मीडिया को पर्दे के पीछे डाल दिया, उसको लोगों की नज़रों से महू कर दिया। उनमें से कुछ मजबूरन माली तौर पर सर्वाइव ना करने की वजह से अपनी मौत आप मर गए, और जो वो ओरिजिनल मीडिया और सिंधी, बलोच, पख्तून, सराइकी, गिलगित बल्तिस्तान वाले और कश्मीरी का जो असल तर्जुमान मीडिया था, वो इस वक्त इस मीडिया की वजह से मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला है और वो मरने के करीब है। हाँ, खासा आपने कम्प्रिहेंसिव जायज़ा पेश किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं जो पहली जमात से लेके और मास्टर्स तक जो निसाब पढ़ता हूँ, उसमें एक सिलेक्टेड मेन्यू है जिसमें मेरे हीरो सिलेक्टेड हैं। ज़रूरी नहीं कि उनका ताल्लुक़ मेरी ज़मीन से हो, मगर वो सिलेक्टेड हीरोज़ हैं, वो मुझे हर किताब में पढ़ने हैं, पहली से लेके मास्टर्स तक। मैं अपने बच्चों के नाम जब रखना चाहता हूँ तो मेरे जहन में किसी लोकल सूरमा का नाम नहीं आता। मेरी नज़र, मेरी तवज्जो, मेरा दिमाग और मेरा दिल जो है वो सरहद पार, समुंदर पार, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, और मैं वहाँ से एक बेहतरीन सा नाम छांट के लाता हूँ। मेरे जो कौमी सतह के सियासतदान जो ख़ुद को कहते हैं, या कौम परस्त सियासतदान जिसको कहते हैं, उनकी तकारीर में शिकायतें तो रिफ्लेक्ट करेंगी, मसाइल और एक महरूमी का एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म की टर्मिनोलॉजी तो करेगी, लेकिन जो तारीख़ी शऊर है, जो उस इलाके की हेरिटेज है, जो उस इलाके में रेजिस्टेंस की पूरी तारीख़ है, वो उनकी तकारीर से माइनस होगी। अच्छा, इस स्टेट ऑफ माइंड में जब ये बच्चा बड़ा होता है और ये रोज़गार तलाश करता है और ये इत्तफाक से इसे किसी अखबार में जॉब मिल जाती है, किसी फैक्ट्री की बजाय या टीचिंग की बजाय, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में वो वही तो करेगा जो कि उसे बताया गया है कि भैया यही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। तो फिर उसी तरह का फिर मीडिया क्रिएट हो जाएगा, और यही वो जो नैरेटिव बनाया गया है मसनूई, उसी की यही तो उसकी फतह है। हमने रेजिस्टेंस कहाँ की है, किस लेवल पे की है? मैं इसका थोड़ा सा कि हम चूँकि अपने जिस मीडिया का हम हिस्सा हैं, हम बैठे उसी को कोस रहे हैं ना। इसेंशली हम ये मान रहे हैं सबके सामने कि हमारे मीडिया की क्या कोताहियाँ हैं, क्यों वो रिफ़्लेक्ट नहीं करता सूबों के जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो मसाइल हैं, जो कामों के हैं। लेकिन इस हॉल में बैठे हुए मेरा ख़्याल है हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इस मीडिया की जो भी नाकामियां हैं, अब वो उन नाकामियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होता जा रहा है, क्योंकि अब डिजिटल ज़माना है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। और ये जो इस हॉल में मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं और वो तवज्जो से ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनमें से जो मेजॉरिटी है, बोसा साहब आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि इनका जो सोर्स ऑफ न्यूज़ है, अब वो टीवी चैनल शायद उतना नहीं है जितना आज से 10 साल पहले था या 5 साल पहले था। जो लोग साफ़ी साहब को पसंद करते हैं शायद उनका वो शो देखते हों, लेकिन मेजॉरिटी शायद वो भी अपने यूट्यूब पे या अपने फ़ोन पे देख रही होगी। एक तरह से सोशल मीडिया को भी हम बहुत बुरा भला बोलते हैं, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि सोशल मीडिया ने उन कौमों को, ख़ित्तों को, सूबों को एम्पावर किया है। मुझे याद है कि पिछले 4 साल के दौरान जब ये हाइब्रिड गवर्नमेंट थी और पीटीएम के जलसे हो रहे थे और वो हमारे नेशनल मीडिया पे बैन थे, मैं उस वक्त जर्मनी में था और मैं देखना चाह रहा था कि यार वो जहाँ भी जा रहे हैं ये पश्तीन साहब, कितने लोग आ रहे हैं। और मैं वो देख रहा था कि वो लाइव फुटेज उसकी चल रही थी, फेसबुक पे चल रही थी, दूसरे सोशल मीडिया पे चल रही थी, लाइव ट्वीटिंग हो रही थी। तो आप उसको कितना दबाएंगे? और अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ गई है, आप उसका गलत इस्तेमाल भी उसका हो रहा है। बिल्कुल, हमें भी रोज़ गालियाँ पड़ती हैं, कभी आपको, कभी हमको, कभी कोई, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा है कि वो कौमें जो पिछती आई हैं, जिनकी आवाज़ नहीं उठ रही थी, उनको ये टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। मैं छोटी सी मिसाल आपको और दूंगा। हमारा जो
थर का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका, जो कि बहुत ही पसमानदा है। आप हैरान होंगे, आई एम श्योर कि यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद होंगे, जितना वहाँ का नौजवान एक्टिव है सोशल मीडिया पे अपने हुकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए, अपने वहाँ के मसाइल रिप्रेजेंट करने के लिए। भले आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा मीडिया सोता रहे, उस पर तवज्जो ना दे, लेकिन उसकी आवाज़ उठ रही है, वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। तो आगे आने वाला जो हमारा वक्त है, हम तब्दीली देखेंगे। ये हमारे शोज़ जब तक चले सो चले, ये टीवी जब तक चला सो चला, लेकिन आगे जो है वो डिजिटल मीडिया ही जाके बचेगा, और उसमें हर एक के पास ये ताकत है कि वो अपनी आवाज़ उठाए, मौसर अंदाज में उठाए, अपने मसाइल की तरफ तवज्जो मबजूल कराए। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि जो सोशल मीडिया है, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है, आपका है या साफ़ी साहब का है, उसमें मैं तो रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। वो जो नैरेटिव बिल्डिंग का मसला है, वो अब भी जो फॉर्मल मीडिया है उसी के हाथ में है, और रियासत उसको बहुत मज़ेदार तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो वो हथियार अपनी जगह पोटेंट है। दूसरी बात यहाँ ये हुई कि कमर्शियल मीडिया और रेटिंग का इशू, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है वो बुनियादी तौर पे तो 4 शहरों का मीडिया है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और किसी हद तक कोयटा, अगर वहाँ कोई धमाका हो जाए या वारदात हो जाए। तो ये कमर्शियल होना कोई बुरी बात नहीं है। अब जाहिर है कि पब्लिक सर्विस का तो पीटीवी है ना इदारा, या रेडियो पाकिस्तान है। मैं अगर कोई इदारा खोलूँगा तो मेरी वायबिलिटी क्या होगी? मैं ज़ाहिर है इश्तिहारात पकड़ूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा। मसला सिर्फ ये है कि जो मैं इश्तिहारात बना रहा हूँ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बैठ के, उसमें मैं एक मसनूई कल्चर दिखा रहा हूँ, कंज्यूमर कल्चर दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, वो पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स हैं या उसका जो माहौल है उस इश्तिहार का, वो आर्टिफिशियल है, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों ये नहीं हो सकता कि चाय का जो इश्तिहार है वो जो लोकल कल्चर है उसमें भी तो बहुत अच्छा बन सकता है। लोकल स्लोगनियरिंग भी तो हो सकती है। क्या उर्दू में अंग्रेज़ी मिक्स करके अंग्रेज़ी और उर्दू को बिगाड़ के कोई नई मखलूक ईजाद करना ज़रूरी तो नहीं है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको तो हम क्लेवरली यूज़ कर सकते हैं ना, और वो ताकि जो कोहेजन का जो है वो इनडायरेक्टली, लाशऊरी तौर पे वो कोहेजन जो है वो आपस में नज़र आए। लेकिन हमारा जो माइंड मेकअप है वो हमें ना तो इस तरफ सोचने पे मजबूर करता है, और अगर हम किसी को कहें भी तो वो समझता है ये तो पागल है, ये कोई मार्केट में चलने वाली चीज़ थोड़ी है। इसका क्या तोड़ करें? इसका मेरे ख्याल में अब करना, इसका हल असल में इन लोगों ने है, ये जो सामने बैठे हैं, और इनको, मुझे भी इस क्राइसिस से अब निकालना है, और आपको भी निकालना है, और बाकियों को भी निकालना है। अब मसलन सेलेक्टर्स ने एक सेलेक्टेड हमें तारीख़ पढ़वाई, सेलेक्टर्स ने हमें सेलेक्टेड हीरोज़ दिए, लेकिन इसके बावजूद एक तबके ने उसको रिजेस्ट किया, और वो था अदीब और शायर, मसलन, और पॉलिटिकल वर्कर, और पॉलिटिकल वर्कर्स बाज़, और ख़ुसूसन वो नेशनलिस्ट जमातों में भी रही किसी किसी वक्त में, लेकिन कौमी जमातों के साथ वही आलमिया रहा जो मुझे आप ही का फ़िक्रा याद आ रहा है कि सुबह चे गवेरा होता है, दोपहर को माओ ज़ेतुंग बन जाता है, और शाम को चौधरी शुजात बन जाता है। तो वो अगर चे गवेरा मुस्तकिल रहते, लेकिन अदीबों में और शायरों में हमने फैज़ की शक्ल में, हमने जालिब की शक्ल में, हमने जिंदों के नाम लें, ये तो गए जिंदों के में बताएं, कोई मिसालें दें। जिंदा जो शायर अदीब हैं उनमें से कोई मिसालें दें, नाम लें। जिंदो में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये है कि अब ये भी हमारा एक अलमिया है कि हम मुर्दा परस्त कौम है। जिंदों की तारीफ़ करना जो है ना, अब देखिए शुरू में मैंने अहमद शाह साहब की तारीफ़ की तो आपको जो है ना, आपको वो उल्टा उसमें डाल दिया, तो इसलिए मैं अभी जिंदों में किसी की तारीफ़ करूं तो शायद चले कोई तबर्रुकन एक नाम ले दें जो आपको पसंद हो, जो आपके ख्याल में रेजिस्ट कर रहा हो, कुछ ना कुछ। नहीं देखें, अब इसी मैं शायर और अदीब को छोड़ें, हसन निसार का नाम ले दें। नहीं
देखिए जिंद में शायर और अदीब को तो छोड़े, हाँ, और यह मकबूल जान है। देखिए ये आपने मुझे टॉर्चर के लिए यहाँ पे टॉर्चर करने के लिए बिठाया हुआ। देखें जिंदू में अगर ये जिसकी हमने गीबत की, जिसका हमने वो कर दिया कि जो मीडिया का शोबा है उसमें आप भी हैं, उसमें ये भी हैं, उसमें सरेल अलमेडा भी है, उसमें आसमा शिराजी भी है, उसमें इसी तरह मैं अगर नाम लेता रहूं तो बहुत सारे हैं कि जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो रिजिस्ट कर रहे हैं। होना ये चाहिए था, मेरे ख्याल में 3 बड़े मुजरिम थे, क्योंकि उस सेलेक्टर्स के उस झूठे बयानिए के जवाब में कुछ अदीबों ने कुर्बानी दी, कुछ शायरों ने कुर्बानी दी, कुछ सहाफ़ियों ने कुर्बानी दी और कुछ सियासतदानों ने कुर्बानी दी कि आपको उस सेलेक्टर के बरक्स हकीकी बयानियाँ पढ़ा दे। लेकिन बदकिस्मती से फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने या उस सेलेक्टर के कहने पे या अपने मफाद की खातिर और मेन स्ट्रीम कौमी जमातों ने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कौम परस्त भी कंप्रोमाइज़ पे मजबूर हो गए और इसी तरह वो मीडिया भी सेलेक्टर्स के कहने पे वो सेलेक्टेड बयानियाँ बयान करने लगा। अब जो जिलानी साहब ने बात की कि सोशल मीडिया के मनफी पहलू भी बहुत हैं और अभी उसको भी कई तरफ से मैनेज किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया ने ये कर दिया कि उसने सामने बैठे हुए शख्स को और मुझे एक जैसा कर दिया। उसने हर पाकिस्तानी को, हर सिंधी को, हर बलोच को, हर सराइकी को, हर पंजाबी को जर्नलिस्ट बना दिया। मसलन अभी बलूचिस्तान में जो उस घराने के साथ जो कुछ जुल्म हो रहा था एक वज़ीर के हाथों, तो वो किसी जर्नलिस्ट ने उस घर के अंदर जाके वो नहीं किया। उन्होंने ख़ुद अगर कुरान उठा के वो वीडियो बना के बाहर वो नहीं लाते तो हम में से कोई कुछ भी ना कर सकता और हम बेखबर रहते। तो अब जब सोशल मीडिया ने आप सबको जर्नलिस्ट बना दिया है, आप सबको एनालिस्ट बना दिया है, तो अब इसको ज़हनी इंतशार और नफ़रतों की बजाय अगर हम सब मिल के अपने उस बयानिए को दुरुस्त करने के लिए और हकीकत को सामने लाने के लिए इस्तेमाल करें तो एक। दूसरा जो आपने शुरू में बात की कि दरअसल ये गुलदस्ता है और ऐसा नहीं है कि ये गुलदस्ता पहले बना है और बाद में इसमें फूल वो हुए हैं। बदकिस्मती से उन्होंने इस गुलदस्ते को फूल समझ लिया और उन्होंने ये कहा कि इसमें आप सिंधी रंग को लाएंगे तो ये फूल जो है ख़राब हो जाएगा, इसमें आप पख्तून रंग को लाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। नहीं, उनको अब ये समझाने की ज़रूरत है और ये आप सब ने मिल के करना है उस सोशल मीडिया के ज़रिए कि भाई न सिर्फ ये कि ये गुलदस्ता बना इन मुतफर्रिक और मुतनव्वे रंगों और फूलों की वजह से है। सिंधी अपनी जगह पे फूल है, बलोच अपनी जगह पे फूल है, सराइकी अपनी जगह पे फूल है, गिलगित बल्तिस्तान वाला अपनी जगह पे फूल है, पंजाब अपनी जगह पे फूल है। तो ये गुलदस्ता तब ताकतवर होगा कि जब इसका हर फूल अपनी अपनी जगह पे ताकतवर हो जाए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उस ग़ुलामाना ज़हनियत ने हमें ये भी कर दिया कि भाई हम मसलन सिंध के खाने पीने की, मेहमान नवाजी की कितनी चीज़ें मशहूर है, लेकिन हम अगर खाने का भी इश्तिहार देते हैं तो हम मगरिब से इतने मायूब हो गए, मरगूब हो गए हैं कि उसमें भी किसी मॉडर्न और उस तरह की चीज़ों को सामने ले आते हैं। हम अगर सिगरेट का इश्तिहार भी देते हैं तो उसमें जो है किसी मगरिबी तर्ज के उसको ले आते हैं और फिर हम मसनूई तरीक़ों से इस्लाम की आड़ लेके या पाकिस्तान की आड़ लेके एक तरफ उस गुलदस्ते को ख़राब कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर चाहते हैं कि इन मसनूई तरीक़ों से हम इसको ये कर लेंगे। तो हमें हकीकत की तरफ जाना चाहिए और अब आप सब के हाथ में सोशल मीडिया के ज़रिए जो ताकत आ गई है तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस वक़्त सही बयानिए वाले को अगर मीडिया की सपोर्ट नहीं मिली, अगर उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप की सपोर्ट नहीं मिली, तो वो सपोर्ट अगर आप दे दें तो शायद ये मुल्क सही डगर पे चल सके।
अच्छा, एक मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ आपको। ये जिस नस्ल को आप बता रहे हैं ना कि ये करें, वो ऑलरेडी कर रही है। कर रहे हैं। हाँ। जितनी मज़ाहमती शायरी जनरल ज़िया के दौर के बाद मैंने आज के लड़के और लड़की को तमाम ज़बानों में करते देखी है, आपकी सोच है। मसला सिर्फ ये है कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म का मिलना, और जिनके पास जिन कुन जहनों ने उस प्लेटफॉर्म पे कब्ज़ा किया है उनको ये समझाना कि भाई असल माल ये है असल में ज़िम्मेदारी। वरना इस नस्ल को ना आपके अखबार की ज़रूरत है, ना आपके चैनल की ज़रूरत है, ना मेरे भाषण की ज़रूरत है। ये ख़ुद कफ़ील लोग हैं। ये हमें लगता है कि जैसे किताब नहीं पढ़ रहे तो ये जाहिल हैं, ये स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और उस ज़बान में कर रहे हैं जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, लेकिन ये खूब समझ रहे हैं अपनी ज़बान को। और जितनी अच्छी शायरी बड़े शहरों से बाहर इस वक्त हो रही है, वो और पंजाबी में, सराइकी में, बलोची में, जहाँ भी है, इसलिए कि पूरी जो पाकिस्तान है उसमें माहौल ही में एक मज़ाहमत का है और कुछ रखा ही नहीं है ना, और कुछ बाकी ही नहीं है। हमने तो फिर भी थोड़े बहुत मरते हुए अच्छे दिन देख लिए, इन्होंने क्या देखा? तो ये तो अपने माहौल के हिसाब से जिस तरह ये पेंट कर रहे हैं, कसूर हमारा है कि हम कमरों में बैठ के ये तय कर लेते हैं कि असल में दुनिया हमारे बाद ख़त्म हो गई। ये हम सब बूढ़ों का मसला है, मतलब मेरी जनरेशन। आप तो खैर अपनी बात करें यार, अपने नौजवान हैं आप दोनों, मैं अपनी नस्ल की बात कर रहा हूं नहीं, कि दुनिया खत्म हो गई। ये मुझे और आपको भी सीधा करने लगे हैं। हाँ, तो मैं तो इनके बारे में, मतलब मैं अपनी जनरेशन के बारे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे लगता है हम कंफ्यूज्ड दौर की पैदावार हैं। ये तो बड़े सफाक और क्लियर बच्चे हैं भाई। और जैसे आपने कहा, हम अक्सर जो है जो जिन प्लेटफॉर्म्स पे भी हम टीवी चैनल्स में, हम अक्सर जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही होती हैं, हम उससे गाइडेंस ले रहे होते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, फिर हम तय करते हैं कि भले ये किसी टीवी चैनल पे ये इशू नहीं आ रहा, लेकिन हमें करना चाहिए। तो इन अ वे हम भी जो डायरेक्शन है कभी कभी, वो हमारे जो यंग लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, डिजिटल मीडिया पे हैं, क्रेडिबल बात कह रहे हैं, हम भी उस तरफ देख रहे होते हैं। इसीलिए मैंने ये कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अखबार इररेलेवेंट होता गया है, ये टीवी चैनल भी इररेलेवेंट होते जाएंगे और हमारा डिजिटल और सोशल मीडिया जो है वही डोमिनेट करेगा। और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है कि हर एक के पास ये इख्तियार आ गया है। नहीं, ये सिर्फ ये नहीं, देखिए मैं और आप जब जवान हो रहे थे, तो मसलन मैं आज आप सबके सामने कहता हूँ कि आज भी मेरा जो सबसे पसंदीदा तरीन गाना है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का किसेदा यार ना विछड़े है। ठीक है। अच्छा, मैं लेकिन जब जवान हो रहा था तो जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, तो मुझे मेरा मीडिया और मेरी रियासत नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जगह वो पता नहीं कौन सा ग्रुप था जो गिटार और इसके साथ उछल कूद कर रहा था, और शायरी उसकी मेरा दिल नहीं अवेलेबल और फलां और इस तरह की चीज़ें मुझे मेरे जहनों में बिठा रहा था। अभी आप लोगों का मसलन मैंने देखा कि जो लाहौर में हुआ, तो वहाँ पे आप जैसे लोगों ने, यानी पंजाब के जो आप जैसे लोग हैं, उन्होंने बुल्ले शाह पे बात की, उन्होंने फैज़ पे बात की, उन्होंने वो जो जेनवन पंजाब के रंग थे वो सामने लाने की कोशिश की। इसी तरह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अब इससे पहले शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई के उससे का तारुफ किया जा रहा था उनके काम का। तो एक तो ये है कि वो काम भी ये लोग कर रहे हैं जिनके हाथ में आ गया है। दूसरा जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि असल रिपोर्टिंग हक़ाइक़ की, वो अगर मैं और आप ना करते तो ये लोग हमें मजबूर कर रहे। जिस तरह मैंने आपको बलूचिस्तान के वाक़े की मिसाल दी, अब अगर मेरे मीडिया पे देखें तो गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए हैं, एक पुलिस लाइन का और एक यहाँ का, लेकिन सोशल मीडिया ने मुझे बेखबर नहीं रखा।
उसने मुझे बता के दिया है और मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है कि सिर्फ फरवरी के महीने में 21 वाक़यात हुए हैं जो हमारे मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुए। तो ये आपकी खुशखबरी, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ और मैं इसको दिल जान से कबूल करता हूँ। और इंशाअल्लाह ये लोग, ठीक है, ये शुरू में अफरात तफरीत है, उसको मैनेज किया जा रहा है, लेकिन अब ताकत इनके हाथ में आ रही है, तो ये अपने असल की तरफ भी हमें लौटाएंगे, अपने असलाब की तरफ भी हमें लौटाएंगे और सही बयानिए की तरफ भी हमें लौटाएंगे। और मैं और आप जहाँ भटकेंगे तो ये हमारे ऊपर भी चेक रखेंगे। पॉजिटिव इस पॉजिटिव नोट पे ख़त्म कर देते हैं इस गुफ्तगू को। और हाँ, सवाल जवाब 10 मिनट है हमारे पास अगर लेना चाहें। लेकिन वो माइक्रोफोन होना चाहिए। हाँ यार, अगर माइक्रोफोन दे दें, 10 मिनट है हमारे पास। ना है पक्का सही सवाल जवाब जो सिलसिलो ना है मना था करना। अभी उनको मौका दे दे, वरना सोशल मीडिया पे फिर बहुत सख्त सवाल करेंगे। वी कैन टॉक आफ्टरवर्ड्स। साफी साहब से बात करना चाह रहे हैं ना वो। तो मैं तो देखें, शुरू मैंने अपने जुर्म की कबूलियत से किया, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ। ये हम तीनों जो बैठे हैं, हम ओनर्स नहीं हैं, हम उनसे तनख्वाह लेने वाले हैं, लेकिन चूंकि हम उसका हिस्सा है तो मैंने अपने जुर्म को कबूल कर दिया। देखिए, आपके साथ ये ज़्यादती, ये जो सैलाब जिस तरह यहाँ पे आया था, ये दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो आप कोई और ख़बर देखते ही ना। मैं ये कोरोना से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। उधर स्ट्रॉबेरी के 2 दानों में कहीं वो सुई निकल आई थी और उससे 2 बंदों के मुंह ज़ख्मी हो गए थे। उसकी वजह से, यानी इंसानियत की कितनी कदर है वहाँ पे। तमाम बाज़ारों से उन्होंने स्ट्रॉबेरी उठा ली और फिर ये कहा कि जब उधर से आएंगे तो वो स्कैनर से गुजरेंगे। तो जितने दिन मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा तो वो स्ट्रॉबेरी का ये हुआ, स्ट्रॉबेरी का वो हुआ। अब यहाँ पे इंसान हज़ारों लाखों की तादाद में डूबे हुए थे और फिर वो बेघर हुए थे। लेकिन सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं कह दूँ कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये जुल्म इससे पहले हम बलूचिस्तान के साथ एक और हवाले से कर रहे हैं। यही शिकायत मुझसे एक दिन दीर में धमाका हुआ ANP के जलसे में, कई साल पहले की बात है। उसमें 14 लोग शहीद हुए। थोड़ी देर के लिए हमारे चैनल पे आया, उसके बाद डज फिर वो सानिया और शुएब की शादी का किस्सा फिर शुरू हो गया। वो मैंने कहा, अपने मालिकान से शिकायत की कि जी ये हमारे पठान आपको इंसान नज़र नहीं आते। ये गिला पठानों का है कि भाई मैं आज तक बेघर हूँ। जो लोग ऑपरेशनों में बेघर हुए थे, आज तक उनके घर दोबारा नहीं बने। और उसके बेघर होने की वजह से मुझे ये एहसास है कि कराची के लिए भी प्रॉब्लम बन रहा है, इस्लामाबाद के लिए भी प्रॉब्लम बन रहा है। उसके सारे फ्लैंक्स उन बेघर और बेरोज़गार होने वाले पठानों से भर गए, उनके लिए वो सोशल मीडिया। तो उनका ये गिला है कि यार आपके पास इन ड्रामों के लिए वक्त है और मेरे उसके लिए वक्त नहीं था। मसलन मुझसे तो ये भी गिला किया जाता है कि उस IDPs के एक घराने को जब आज़म स्वाति ने बेघर किया और छोटे बच्चे तक सबको जेल में डाल दिया तो आपके पास वक्त नहीं था। और आज जब उन पे केस बना तो आपके बारूमों को भी उसकी फ़िक्र है और इसकी भी इसकी फ़िक्र है। लेकिन इसमें एक हमारी कौम का भी टेस्ट ख़राब हो गया है। ज़रा कौम को भी टेस्ट दुरुस्त करने की शिकायत है। मसलन मैं, अगर आप 2 मिनट इजाज़त दें, मैंने अपनी सहाफ़त, ये जो एंकर की ज़िंदगी में एक प्रोग्राम पे सबसे ज़्यादा मेहनत की। मैंने कहा कि हमारा जो निज़ाम तालीम है ये तो बहुत ज़्यादा हम कौम को 3 हिस्सों में तकसीम कर रही है।
तो मेहनत मैंने ये की कि मेरी पूरी टीम गई, उसने 24 घंटे दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में गुजारे कि मदरसे का एक तालिब इल्म कहाँ सोता है, सुबह उठते कैसा है, फिर दिन को उसकी क्या मसरूफियात होती है, शाम को क्या होती है, और फिर उनसे कुछ कामन सवालात किए। इसी तरह एक स्टूडेंट हमने चुना रूट्स स्कूल का, और उसके साथ मेरी टीम ने 24 घंटे गुजार दिए और उनकी हर चीज़ पे लंबन कर दी। और एक हमने सरकारी स्कूल का एक स्टूडेंट चुना चकवाल के करीब कि जो दिन को स्कूल जाता है, शाम को फिर अपने खेतों में काम करता है, और फिर उनसे कुछ कामन सवालात किए, मसलन नमाज के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, और उससे वाज़ेह फ़र्क कि भाई हम 3 अलग अलग क्लासेस पैदा कर रहे हैं। और इसमें मेरा पूरे महीने की मेहनत थी। आपको पता है नहीं चला। मेरी कौम ने उस पूरे साल में सबसे कम रेटिंग उस प्रोग्राम की दे दी। इतना ज़ौक़ हमारी कौम का भी ख़राब हुआ है। और उसद साहब से पूछ ले कि इस वक्त किसी शो की टॉप रेटिंग का रिकॉर्ड जो है वो किस चीज़ का है। तो कुछ कौम को अपने आप कभी बस अड्डों के अंदर जो वॉशरूम होते हैं, टॉयलेट होते हैं, उसके अंदर जाके उसके दीवारों पे लिखाई देखें। उधर ना कोई इस्टेब्लिशमेंट है, ना कोई मीडिया है, उससे जहनीत का पता चलता है कि भाई हम जहनी तौर पर किस पस्ती में जा चुके हैं। अगर आज़ादी इजहार खुल के हो सकता है तो वहीं हो सकता है। हाँ, वही हो सकता है। मैं छोटी सी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ। जैसे आपने कहा ना, जब कश्मीर में ज़लज़ला आया था, वसत साहब और हम दोनों बीबीसी में थे, हमने उस वक्त एक एडिटोरियल फ़ैसला किया कि इसमें 70-80 हज़ार लोग मारे गए हैं, हम इस ज़लज़ले की 6 महीने तक कम से कम हम कवरेज करेंगे। ठीक है, हमने की। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक सर्विस मीडिया था, हमें एड्स का कोई डर नहीं था कि कमर्शियल नहीं मिलेगा। अभी जब ये सैलाब आए तो हमने जो कवरेज की सो की, लेकिन हम फिर भी उसको फॉलोअप करना चाह रहे थे। और जैसे सलीम साफ़ी साहब ने कहा, अपने प्रोग्राम में जब भी हमने सैलाब पे सेगमेंट किया, उस दिन रेटिंग नीचे चली गई। इमरान खान ने ये कह दिया, वो कर दिया, रेटिंग ऊपर चली गई। तो मैंने आपसे जो पहले बात की कि कमर्शियल मीडिया के अपने तकाज़े हैं, हम उसके बीच में कोशिश करते हैं, गुंजाइश निकालें कि इश्यूज़ को कवर करें, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता। इसमें एक मैं आपको इजाफा करूं, ज़लज़ले से मुझे याद आया। साफ़ी साहब, ये जो आसपास लोग हैं ना, ये म्यूज़िक के इंतज़ार में हैं। हाँ हाँ, अच्छा, मुझे पता है म्यूज़िक के इंतज़ार में होंगे, और शायद हमारी भी यही कैफियत हो। लेकिन अब ये ज़लज़ले के बहुत सारे मुतासरीन के आज तक घर नहीं बने। ये जो मैं कहता हूँ ना कि असल बात फिर कोई अदीब शायर वो कर जाते हैं। हमारा एक मज़ाहिया कैरेक्टर है, मज़ाहिया शायरी करता है, गाता भी है, मीरावस। उसने उसके बारे में एक नज़म बनाई। वो ठीक है, हमने टीवी पे फॉलो अप नहीं किया, वो फॉलो अप भी हम मीडिया ने छोड़ा है। उसने नज़म बनाई कि चा पके तासिलो खोड़ो, चा गोंड से लो खोड़ा, खलक जलजले खोड़ल मुंग जलजलो खोड़ा। उसका मतलब ये है कि किसी ने तहसील का लिया और किसी ने पूरा ज़िला का लिया। लोग जलजले ने निगल लिए और हमने जलजले को निगल लिया। और अब मुझे लगता है कि सैलाब ने लोगों को निगल लिया, लेकिन हमारा हुक्मरान तबका सैलाब को निगल रहा है।